अपने गणेश जी को चुने कैसे हम? तो मैं कहती हूँ कि आप जब भी मार्केट जाओ ना तो उनकी नजरों से नजरें मिलाओ, और किसी पे भी नजर आके टिक गई आपकी, वो गणेश जी आपके ही हैं। अच्छा, आपके सारे ग्रह दशा आपके साथ हो जाएगी, और इसका एक लॉजिक भी है। जिसके साथ कृष्ण है उनके क्या ग्रह, क्या राहु, क्या शनि, क्या केतु। आपने किसी सेलिब्रिटी का फेस रीड किया है? हाँ जी। तो जब मैं फेस रीडिंग सीख रही थी तो मैंने करीना कपूर की फेस रीडिंग करी थी, बिकॉज शी इज़ माई फेवरेट सिंस चाइल्डहुड। तो जब मैंने उनकी फेस रीडिंग करी तो उनकी चीक बोन, उनका एक मेरे ख्याल से यूएसपी है, और ये जिनकी चीक बोन हाई होती है यहाँ से, ऐसे टाइप के लोग नेचुरली बहुत ज़्यादा बबली होते हैं। ऐसे टाइप के लोग बहुत अच्छा जजमेंट भी पास करते हैं। अगर उन्होंने एक जजमेंट पास कर दी कि ये चीज़ ऐसी है तो वो है। चेहरे के आकार से आप फेस को रीड कर सकते हैं जी। जैसे अभी आप इस समय मुझे देख रहे हैं, तो आपने क्या देखा ऐसा? तो आपकी जो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपकी नोज देख पा रही हूँ वो शॉर्ट है। तो आप इंट्रोवर्ट रहे हैं बचपन में? बहुत ज़्यादा, अभी तक। क्या ऐसे भी पहचाना जा सकता है किसी के फेस को देख के कि वो झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है, या फिर मतलब डबल फेस है? देखिए, मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊँ, मैं ये मानती हूँ कि आप अगर किसी से रिलेशनशिप में आ रहे हो तो आपका उनके साथ एक कर्म है पिछले जन्म का। अच्छा। तो उसको हम काउंट करते हैं कार्मिक रिलेशनशिप्स में। अगर कोई भी इंसान कार्मिक रिलेशनशिप में होगा, ऐसे टाइप का व्यक्ति बार बार ब्रेकअप एंड पैचअप, ब्रेकअप एंड पैचअप, ब्रेकअप एंड पैचअप में ही रहेगा। उनमें कुछ अच्छा नहीं होता। उनके पेरेंट्स भी उनके पार्टनर को पसंद नहीं करेंगे, बोलते रहेंगे बेटा छोड़ दो छोड़ दो। उसको इंसान को लेकर नहीं समझ आएगी वो चीज़। बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट एक रिलेशनशिप में जब होती है, सामने वाला आपकी बस खिल्लियाँ उड़ा रहा है एक तरीके से, दैट्स अ कार्मिक रिलेशनशिप। और जब कार्मिक पिछले जन्म से रिलेटेड, पिछले जन्म में जिसके साथ हमने बुरा करा हो। नमस्कार, आपका स्वागत है क्लियर कट विद अंजलि राजावत में। कभी कभी हमारी आंखें बंद होती हैं लेकिन सपने बहुत कुछ कह जाते हैं। किसी के चेहरे की मुस्कान के पीछे क्या छिपा है ये भी कई बार साफ साफ दिखाई देता है, बस देखने वाले की नजरिए की बात है। आज हमारे साथ हैं अदिति जी, एक अनुभवी टैरो रीडर, फेस रीडर और ड्रीम इंटरप्रिटेटर। वो इन इशारों को पढ़ती हैं जो ब्रह्मांड हमें देता है, हमारे सपनों, हमारे चेहरे और हमारी ऊर्जा के जरिए। आज हम जानेंगे कैसे हमारे सपने हमारा भविष्य बताते हैं, कैसे चेहरा हमारे कर्म को खोलता है और कैसे टैरो हमें रास्ता दिखाता है जब जिंदगी उलझनों से भरी होती है। तो हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद हैं अदिति दुआ जी। अदिति दुआ जी, देखिए सबसे पहले तो हम त्योहारों पे बातचीत करेंगे, जिसमें कि गणेश चतुर्थी, लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं गणेश चतुर्थी और जन्माष्टमी दोनों को ही लेकर। तो गणेश चतुर्थी की बात की जाए जो कि 27 अगस्त को पड़ रही है, गणेश चतुर्थी का ज्योतिषीय महत्व क्या है, ये आपसे सबसे पहले जानना। देखिए, गणेश चतुर्थी पहले तो बनाई ही इसलिए जाती है, वो बर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, एंड सेकेंडली वो इसलिए बनाई जाती है अगर आपकी लाइफ में कोई भी टाइप का ऑब्स्टिकल है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बहुत सारी कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं, पितृदोष है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी पीढ़ियों से ही जो तकलीफ है वो चलती हुई आ रही है, तो गणेश जी को उस दिन स्थापना करके अपने घर में वो आप अपने कुंडलियों से हटा सकते हो। अच्छा जी। ज्योतिषी महत्व ये है कि अगर आपकी कोई पुरानी परेशानी चली आ रही है, आप स्थापना करके। अच्छा, ये भी लोगों के मन में डाउट रहता है, क्या हर कोई गणेश जी की स्थापना कर सकता है अपने घर में? बिल्कुल। देखिए, भगवान जो है ना भाव देखते हैं। तो मैंने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना है कि हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि हम गणेश जी की स्थापना करके उनको भोग भी चढ़ा पाएँ। तो देखिए, वो भाव देखते हैं आपका। अगर आपका भाव पवित्र है तो केवल वो सिर्फ मिश्री से ही, अगर आप उनको बोलेंगे लो मोदक ले लो, लड्डू खा लो, पूरी खा लो, तो वो उतने से ही आपका भाव देख के प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन मन का भाव शुद्ध होना चाहिए। तो कोई भी करो, मैं कहती हूँ हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आपने स्थापना घर में चालू कर दी गणेश जी की, उस दिन से आप अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। ये मैं आपको 101% गारंटी दे रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में 3 साल से बप्पा आ रहे हैं और 3 साल से मेरा ग्राफ बस ऐसे ही जा रहा है, मेरा रुका नहीं बिल्कुल ग्राफ। 3 साल से आप जी। तो चेंजेस क्या दिखे? जैसे आपने स्टार्ट किया, आपके मन में क्या आया कि अब इस बार तो मैं गणेश चतुर्थी में बप्पा जी को लाऊंगी?
मैं देखिए जब छोटी थी ना, मैं मम्मी को हमेशा बोलती थी कि मम्मी मुझे बप्पा लाने, प्लीज मुझे बप्पा लाने दो। वो मम्मी हमेशा मना कर देती थी, क्योंकि एक बार कोई बप्पा को ले आता है घर पे तो आपको वो हर साल लाने पड़ते हैं, आप बीच में छोड़ नहीं सकते, ये नियम है। और फिर जितने आप आकार के लाते हो, जैसे अगर आप छोटे से लाते हो तो आपको वो हर साल आप बढ़ा सकते हो, लेकिन उनका आकार घटा नहीं सकते हो। तो ये नियम कुछ हैं जो फॉलो करने होते हैं। और उनकी पूजा बोलते हैं कि जब बप्पा, क्योंकि घर में आपके आ रहे हैं तो वो आपके मेहमान हैं, तो आपको उनका बहुत ही ज़्यादा सेवा करनी पड़ती है। आप उस रूम को अकेला नहीं छोड़ सकते हो, आपको बप्पा से बात भी करनी है, आपको आरती भी करनी है। तो कुछ ऐसे सख्त नियम हैं जो शायद लोग, मेरी मम्मी भी डरती थी, तो मैं उनको फिर बोल बोल के, जब से मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी में आई हूँ, मुझे महत्व जब से पता चला है एग्जैक्टली कि क्यों लाया जाता है, तो मैंने कहा नहीं, बप्पा अब आएंगे। मैं जिद से लाई थी। अच्छा, जिद से लाई थी आप। तो आपने बताया कि अब जैसे कोई बप्पा घर में लाता है जी, तो हर साल फिर नियम है कि हर साल लाना पड़ता है। जी। अगर बाय चांस वो नहीं ला पाए उस साल घर, या फिर उनको लगा कि अब हम आर्थिक रूप से इतना मजबूत नहीं है कि हम उनकी सेवा कर पाए, या फिर नहीं ला पाए गलती से, तो इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है? देखिए ये चीज़ ना, मैं वही कह रही हूँ ना कि आपको तभी ये चीज़ करनी चाहिए जब आपको पता हो कि आप ये हर साल कर सकते हो चीज़। अगर घर में सूतक भी लगे हो तब भी आप छोटी सी मूर्ति लाएं, इतने धूमधाम से ना लाएं, लेकिन आप उनकी 1.5 दिन की सेवा तो करें ही करें। फिर अगर आप ला रहे हैं तो कितने दिन रखना अनिवार्य होता है बप्पा जी को? 1.5 दिन होता है, 1.5, फिर 3 डेज होता है, 5 डेज होता है, 7 डेज होता है, 9 डेज होता है, और फिर आखिर में जो होता है वो अनंत चतुर्दशी आती है, जो महाराष्ट्र में लोग करते हैं कि वो 10वें दिन में उनका विसर्जन करते हैं। अब इसका भी एस्ट्रोलॉजिकली लिंकेज है हर चीज़ का, कि 1.5 दिन अगर आप रखेंगे तो 1.5 दिन बहुत ही सिंपल आप पूजा कर सकते हैं। 1.5 दिन आप धूमधाम से लाएं, ढोल बजाकर लाएं, उनका जब स्वागत करें तो फूलों से स्वागत करें, नाच गीत गाकर स्वागत करें जब बप्पा को लाएं। और बप्पा को जब लाया जाता है ना अंजलि जी, पूरा घर दिखाया जाता है। जब मेहमान आते हैं तो आप पूरा घर दिखाते हैं ना, देखिए हमने ये कराया, हमारा ये है। तो वॉशरूम्स नहीं दिखाए जाते, लेकिन आप बाकी पूरा घर बप्पा को दिखाते पूरे हो, घर का टूर करा जाता है जी, कि आप इस घर में स्थापित हो रहे हो, तो इस घर को आपको ब्लेस करना है। फिर आप जब स्थापना करते हैं बप्पा की, तो 1.5 दिन के लिए एक सिंपल पूजा होती है, उसका एस्ट्रोलॉजिकली कुछ लिंकेज नहीं होता है। लेकिन अगर आप 3 दिन के लिए ला रहे हो तो 3 दिन अगर आप बप्पा को घर पे रख रहे हो तो आपका चंद्रमा और बुध ग्रह बैलेंस कर देते हैं बप्पा। अगर आप 5 दिन के लिए रख रहे हो तो किसी की शनि से कोई पीड़ित हो, शनि देव जी से, तो 7.5 से आपको राहत मिलती है 5 दिन के लिए। और अगर आप 7 दिन के लिए रख रहे हो तो केतु, अगर किसी की राशि में बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा हो तो केतु ठीक होता है, राहु जैसी प्लैनेट को वो ठीक करते हैं। और अगर आप 9 दिन रख रहे हो तो वो आपके पूरे नव ग्रहों पे इफेक्ट्स डालते हैं अच्छे। और नव दुर्गा का भी वो एक स्वरूप है, तो नव दुर्गा की भी आपको ब्लेसिंग मिलती है। अच्छा, तो जैसे हमारा पॉडकास्ट देख के कुछ लोग इस बार सोचें कि हम बप्पा जी को लाएंगे, जैसे आपने बताया कि चेंजेस ही आए हैं हमेशा, ग्राफ ऊपर गया है, तो उनके लिए क्या विशेष नियम आप बताना चाहेंगी, शुरुआत से लेकर जब तक विसर्जन होता है तब तक के लिए? देखिए जैसे ही बप्पा आते हैं आज की डेट में इको फ्रेंडली बप्पा बोलते हैं कि लाएं, क्योंकि नदी खराब हो रही है। तो देखिए मैं ये चीज़ मानती हूँ कि भगवान कोई ऊपर नहीं है, भगवान हमारी प्रकृति में है। तो मैं दरख्वास्त है आपके ही चैनल से कि प्लीज़ इको फ्रेंडली लाएं, कि जो माँ गंगे में आप उनको विसर्जित करोगे वो गंगा माँ परेशान ना हो किसी भी उससे, या एनवायरनमेंट, हमारी मछलियों को, हमारे पशुओं को और जीव जो सिर्फ पानी में रहकर जिंदा रह सकते हैं उनको परेशानी ना हो हमारी वजह से। तो इको फ्रेंडली गणेश जी लाएं। जब आप गणेश जी चुने तो उसी दिन लाने हैं जिस दिन गणेश चतुर्थी है। आप अपने गणेश जी पक्का करके शॉप वाले को बोल दीजिए इन पे लाल कपड़ा चढ़ा दीजिए, कि कोई उनको देख ना पाए, उनको कोई नजर ना लगा पाए। पूरे कपड़ा लगवा के शॉप वाले को बोल दीजिए सुबह सुबह स्थापना होगी। इस साल का जो मुहूर्त है वो सुबह 11 बजे से है और 1:40 तक का मुहूर्त है। तो ब्राह्मण को घर पर बुलाएं, ब्राह्मण से उनकी सेवा कराएं। कभी भी खड़े हुए गणेश जी नहीं लाने चाहिए, खड़े हुए गणेश जी नहीं लाने चाहिए, बैठे हुए गणेश जी लाने चाहिए, जिनकी जो सूंड है, ट्रंक है, वो लेफ्ट साइड जा रही हो। लेफ्ट साइड जब जाती है तो वो आपके चंद्रमा को बैलेंस करता है। मोदक होना चाहिए और साथ में उनकी सवारी होनी चाहिए। एक ऐसी मूर्ति चुने जिसमें ये 2 से 3 चीज़ें तो हो ही हों और वो आशीर्वाद दे रहे हों।
दूसरा, अब काफी सारे लोग पूछते हैं कि मैम चुने कैसे, असली अपने गणेश जी को चुने कैसे हम। तो मैं कहती हूँ कि आप जब भी मार्केट जाओ ना तो उनकी नजरों से नजरें मिलाओ, और किसी पे भी नजर आके टिक गई आपकी, वो गणेश जी आपके ही हैं। अच्छा जी, वो कहते हैं कि मैं आना चाहता हूँ, वो अपने आप आपको बता देंगे, आपको एहसास हो जाएगा कि वो आप ही के गणेश जी, उनकी आंखों में आप अपने आप ही चमक देख लेंगे। तो आंखों से आंखें मिलानी है, ना कि उनके वस्त्र देखने की, ये वस्त्र सुंदर है वो वस्त्र सुंदर है, नहीं। आपको आंखें से आंखें मिलानी है, जिन पे आंखें टिक गई वही आपके गणेश जी हैं, आप ले आइए उनको घर पे। लाल कपड़े से बांध के लाते हैं, जब स्थापना होती है तब उनकी आंखें खोली जाती हैं, और कलश की स्थापना बहुत जरूरी मतलब जैसे घर में एंटर हुए तब तक वो लाल कपड़े से ढके होते हैं, और जब उन्हें स्थापित किया जाए तब वो लाल कपड़ा हटना चाहिए। जी, नजर लग जाएगी ना, हमारे बप्पा हैं वो बाल रूप में आते हैं हमारे पास, तो हाँ। बप्पा को नजर नहीं लगनी चाहिए किसी की, और वो किसी और की दृष्टि, किसी और को ना देखे, उनकी दृष्टि किसी और पे ना जाए, सिर्फ हम पे जाए, क्योंकि वो हमारे बप्पा हैं, हमारे ही साथ रहेंगे, हमारे साथ ही रहेंगे, वो हमारे मेहमान हैं। तो जब वो घर में आते हैं तो कलश स्थापना एक बहुत ज़रूरी पार्ट है जो होता है। तो कलश में क्या क्या स्थापित करते हैं, कॉपर का ले सकते हैं, पित्तल का कलश ले सकते हैं, उसमें साफ पानी डाल के गंगा जल डालना है, एक इलायची डालनी है, और एक लौंग डाल के सुपारी डालनी है, एक दुरुवा डालनी है 11, और 5 जो आम के पत्ते होते हैं वो लगा के ऊपर जो पूजा वाला कोकोनट होता है ना, जो पूजा पे यूज होता है, जिसकी सूखा नारियल, सूखा नारियल नहीं, जिसमें पानी होता है, सूखा नारियल नहीं, जो कलश में होता है, जिसके बाल भी होते हैं, हस्क जटा वाला, वो लगाना है। उसके बाद मौली लगेगी, और अपने जो कलश है, कलश पे हमेशा कुमकुम से स्वास्तिक बनेगा, कि कोई भी जो नेगेटिविटी है वो घर पे ना आ पाए। रिद्धि सिद्धि की स्थापना होती है, क्योंकि गणेश जी कभी भी रिद्धि सिद्धि के बिना नहीं आते हैं। तो रिद्धि सिद्धि की अगर तस्वीर हो तो बहुत अच्छी बात है, बट वैसे मैं जितनी भी सनातनियों के घर गई हूँ या देखा है तो रिद्धि सिद्धि नहीं रखते लोग। तो रिद्धि सिद्धि सुपारी से बना लीजिए, पान का पत्ता रखिए, दो सुपारी रखिए, ऊपर कुमकुम लगाइए, अक्षत चढ़ाइए उनको, बिना टूटे हुए अक्षत होने चाहिए वो, और साथ में एक ध्रुवा रखिए और एक मोली रख के आप रिद्धि सिद्धि की स्थापना कर सकते हैं। फिर ब्राह्मण जो है अपनी पूजा चालू करेंगे। फिर सबसे पहले जो होती है वो आरती होती है, फिर पंच अमृत से अभिषेकम होता है, फिर प्राण प्रतिष्ठा होती है, और उसके बाद आप बप्पा के दर्शन करते हो। पंच अभिषेकम में क्या होता है? पंच अभिषेकम में आपके कोई भी 5 शुद्ध चीज़ें होती हैं। तो जैसे पहला आप शहद लेते हैं, फिर उसके बाद आप लेंगे दही लेंगे, फिर उसके बाद आप घी लेंगे, उसके बाद आप कच्चा दूध लेंगे, दही लेंगे, और उसके बाद जब वो पूरा मिश्रण बन जाता है उससे अभी हम अभिषेकम करते हैं। अच्छा, ये अभिषेकम करने का महत्व बहुत अच्छा है। जब हम पंच अमृत से अभिषेकम करते हैं तो लाइफ में जो मनी ब्लॉकेजेस होती हैं, ऑब्स्टिकल्स होते हैं लाइफ में, वो भी खत्म होते हैं। तो वो अभिषेकम कराना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा जी, ये अब पंच अभिषेकम के बाद हमारी पूजा संपन्न हो गई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद आपकी पूजा संपन्न होती है, और उसके बाद फिर सारे लोग दर्शन करते हैं, भोग लगाते हैं। अब भोग में भी लोग कहते हैं 56 भोग लगेंगे, नहीं, ज़रूरी नहीं है। आप केवल 5 चीज़ों का भी भोग लगा सकते हो। 5 प्रकार के फल होने चाहिए अलग अलग, क्योंकि फल तो रखे ही होने चाहिए। मोदक का भोग लगता है, मोदक आप घर में बनाएं, आप कोकोनट और जैगरी से घर में मोदक बनाएं और उनको चढ़ाएं। 21 मिनिमम मोदक चढ़ते हैं, वो उनका चढ़ावा चढ़ाएं, और साथ में जो भी आपने बना रखा हो घर में, पूड़ी और आलू, गणेश जी वो भी खाते हैं। लेकिन गणेश जी को खाना बहुत पसंद है, तो पूरे दिल से प्यार से, जैसे बच्चों को खिलाते हैं वैसे खिलाना चाहिए उनका। इवन हम तो जब हम लाते हैं हम तो मुंह तक साफ करते हैं। अच्छा बिल्कुल बच्चे की तरह उनका। अच्छा, मतलब उन्हें भोग लगाने के बाद फिर उनके साथ आपने बोला बातचीत भी करनी होती है, बातचीत भी करते रहते हैं? बिल्कुल, बातचीत करिए आप। और सबसे बड़ी बात, जिस रूम में वो होते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होते हैं वो, तो उस डायरेक्शन में बिल्कुल अंधेरा नहीं करना चाहिए। और सबसे मेन बात अंजलि जी मैं बताना भूल गई, गणेश जी को बिल्कुल भी गेंदे के फूल की माला या गेंदे के फूल नहीं चढ़ते हैं। अक्सर लोग ये गलती करते हैं, मैं इंस्टाग्राम की रील्स देखती हूँ, बिल्कुल भी गेंदे के फूल नहीं चढ़ते हैं, वो तामसिक होते हैं। और गणेश जी को कोई भी तामसिक चीज़ नहीं चढ़ती है। गणेश जी को लाल कलर के फूल चढ़ते हैं, तो रेड हिबिस्कस फ्लावर आप चढ़ाएं, वो चढ़ते हैं। अभी तक तो लोग शादी सी राउट में होंगे, क्योंकि उनको ज़्यादातर येलो मतलब पीले वस्त्रों में ही देखा गया है, और उन्हें और गेंदे के फूल ही सबसे ज़्यादा अवेलेबल होते हैं मार्केट में,
तो लोग हर भगवान को, हर देवता को गेंदे के फूल ही चढ़ाते हैं, लेकिन गणेश जी ही केवल एक ऐसे भगवान हैं जिनको नहीं चढ़ते हैं गेंदे के फूल। वो मंगल मूर्ति हैं, तो उनको लाल कलर की जो फूल है वो चढ़ते हैं। इसका कोई विशेष महत्व कि उन्हें लाल फूल ही क्यों चढ़ते हैं? क्योंकि वो मंगल मूर्ति है, मैंने जैसे बताया वो लाल रहते हैं। अच्छा। तो इसलिए वो वहां से एसोसिएशन हो गया कि जी हम लाल ही चढ़ाएंगे। और क्योंकि मैरी गोल्ड जो होता है, जो गेंदे का फूल होता है, वो तामसिक होता है, गर्म होता है, इसलिए वो नहीं चढ़ता है, इसलिए नहीं चढ़ता है। अच्छा, एक बात और है कि गणेश चतुर्थी के दिन मतलब कहीं पे भी मैंने पढ़ा है कि चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए जी। तो ऐसा क्यों है? और अगर नजर पड़ गई चंद्रमा पे तो उसका क्या उपाय है? देखिए, चंद्रमा जो है वो श्रापित है गणेश जी से, तभी हम देखते हैं कि मून के फेजेस हैं। तो बड़ी ही पुरानी एक स्टोरी है, कथा है ये बड़ी ही सुंदर सी, कि गणेश जी गए थे कुबेर जी के उधर दावत पे। तो वो एक बड़ी लंबी स्टोरी है, वो हम कभी और कवर अप करेंगे। तो वो गए थे अहंकार तोड़ने कुबेर जी का। तो उन्होंने ना बड़ी सारी चीज़ें खा ली, खाते गए और जब लास्ट निवाला बचा तो कुबेर जी ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु मेरे पास और कुछ नहीं है, अब मेरी सारी किचन खत्म हो चुकी है। तो फिर वो समझ गए अंदर ही अंदर कि ये मेरे अहंकार तोड़ने के लिए ऐसे कर रहे हैं। तो उन्होंने क्षमा मांगी उस चीज़ की और उन्होंने बोला कि मैं गलती नहीं दोहराऊंगा। और जो आखिरी फल पड़े थे गणेश जी ने वो खाए और मूषक राज पे वो चल दिए। अब मूषक राज उनका वेट नहीं उठा पाए तो गणेश जी गिर गए। ऊपर से बड़ी तेज की हंसने की आवाज आई, बड़ी तेज की कोई हंसा। गणेश जी को क्रोध आ गया कि मेरे पे कौन हंसा, मैं तो गिर गया खाकर और ये मेरे पे हंस रहा है। तो गणेश जी ने श्राप दे दिया कि तुम्हारी रोशनी खत्म हो जाएगी। तो फिर चंद्रमा जी ने क्षमा मांगी कि ना करें ये मेरे साथ। तो उन्होंने फिर ये बोल दिया कि जो भी, क्योंकि उस दिन थी चतुर्थी गणेश जी की, तो उन्होंने बोल दिया कि जो भी गणेश चतुर्थी पे तुम्हारे दर्शन कर लेगा उसके जीवन में दुर्भाग्य आ जाएगा। तो इसलिए मना करा जाता है कि चंद्रमा को ना देखें उस दिन। और इस साल की जो डेट है चंद्रमा को ना देखने की, वो 26 तारीख से चालू हो जाती है रात के 9 बजे से और 27 अगस्त तक चलती है 9 बजे तक। 27 अगस्त तक 9 बजे तक, यानी कि जिस दिन गणेश चतुर्थी, जिस दिन हम गणेश जी को स्थापित करेंगे उस दिन तक जी। और ये मतलब कब तक हमें फॉलो करना होगा? ये सिर्फ गणेश चतुर्थी तक ही होता है। तो जैसे 27 तारीख को 9 बजे के बाद आप दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद दर्शन कर सकते हैं। और अगर कोई, जैसे आपने बताया अंजलि जी, अगर कोई देख लेता है तो उसका उपाय ये है, अगले दिन ही तुरंत इंसान को गौ माता को 21 रोटियां खिलानी है गुड़ की, और साथ में कोई भी चीज़, जैसे 10 रुपये हो गए, अपने ऊपर से वार के 7 बारी किसी भी गरीब को दान कर दें, बस। ये उपाय करने से, जैसे कि गणेश जी को बुद्धि का देवता भी माना जाता है, तो जैसे गणेश जी को कोई स्थापित ना भी कर पाए किसी कारणवश, तो क्या उस दिन वो घर पे विशेष कोई पूजा कर सकता है, कोई मंत्रोच्चारण कर सकता है? बिल्कुल। देखिए, गणेश जी, मैंने वही कहा ना, भाव देखते हैं वो। अगर आप कोई भी वजह से नहीं कर पा रहे हैं स्थापना, तो जो भी आपके घर में मूर्ति, तो हर किसी के घर में होती है, हर सनातनी के घर में गणेश जी की मूर्ति होनी है। तो आप उसी मूर्ति का पंच अमृत अभिषेकम करें और ओम गम गणपते नमः का जाप करें 108 बारी। और गणेश जी का एक बड़ा ही प्यारा स्तोत्र है, वो पढ़ लें अपने घर में और एक आरती कर लें। और जो भी मोदक वगैरह का भोग चढ़ाने, वहीं एक दिन चढ़ा के वो कर सकते हैं पूजा। ये विशेष पूजा भी वो जो आपने समय बताया है कि 11 बजे से लेकर 1 बजे तक, उसी समय करी जा सकती है। तो ये तो हो गई गणपति जी से जुड़े सवाल। क्योंकि जन्माष्टमी भी नज़दीक है, तो जन्माष्टमी का भी हम ज्योतिषीय महत्व आपसे समझना चाहेंगे। और जन्माष्टमी के लिए क्या विशेष पूजा करनी चाहिए, किस तरीके से लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जब जन्माष्टमी आती है तो जन्माष्टमी साथ साथ आपके जितने भी लव लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, आपका प्रेम विवाह नहीं हो पा रहा है, वो ख़त्म करती है। और इस साल बहुत अच्छा टाइम है। जैसे ही जन्माष्टमी, जैसे 16 तारीख को पड़ रही है, 17 तारीख को ही जो सूर्य ग्रह है वो लियो सिंह राशि में गोचर करेगा। अब ये करने से क्या होगा, जो भी वर्ल्ड वाइड हमारी क्लैशेस चल रहे हैं वो खत्म होंगे लोगों से। एक जो भारत है लीडरशिप के उसमें आगे जाएगा, न्यू रेगुलेशंस, न्यू रूल्स बनेंगे, गवर्नमेंट जॉब जिन लोगों की नहीं लग रही है वो लगेगी। और जो आपसी किसी के टेंशन्स हैं, लीगल केसेस है, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वो बढ़ने लग जाएंगे। जो डेट है पड़े जा रही है, डेटों पे डेट, वो कहीं ना कहीं उनको एक वर्डिक्ट मिलेगा, उनका एक कोर्ट केस खत्म होगा और जो भी सच्चाई है, सच्चाई की जीत होगी।
जब जन्माष्टमी आती है तो जन्माष्टमी खुशियाँ लाती है, तो आपने ये पूछा कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे लड्डू गोपाल को पसंद है माखन। आप घर में विशेष तौर से माखन बनाएं घी से माखन जब आपने बनाया, उसमें मिश्री कूट के डालें और केसर कूट के डालें और लड्डू गोपाल को बड़े ही प्यार से खिलाएं। माखन जी। अब जैसे कि आपने बताया कि मतलब जो कुंडली में दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं, तो उन दोषों को दूर करने के लिए क्या कोई मंत्र है या फिर कोई ऐसा खास उपाय करना होगा, या फिर सिर्फ सेवा भाव से ही पूजा करनी होगी? देखिए, अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे ना, तो भगवत गीता में साक्षात लिख रखा है कि सिर्फ कर्म करो। और कृष्ण जी ने अर्जुन को भी बोला था कि तुम कर्म करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर आप सिर्फ कृष्ण जी के 108 नाम का ही जाप कर लेते हैं ना, तो उतना ही काफ़ी है। आपके सारे ग्रह दशा आपके साथ हो जाएगी। और इसका एक लॉजिक भी है पीछे। जब ये महाभारत छिड़ने वाली थी, तो कौरवों ने बुलाया था एक एस्ट्रोलॉजर को। उनसे पूछा कि कौन जीतेगा ये युद्ध। एस्ट्रोलॉजर ने बोला आप ही युद्ध जीतेंगे ये। और जब युद्ध खत्म हुआ तो पांडव की जीत हुई थी। तो उन्होंने फिर से बुलाया उन पंडित को और पूछा कि आपने तो बोला था हम जीतेंगे, और जीत तो पांडवों की हो गई। तो उन्होंने बोला, प्रभु जिनके साथ कृष्ण जी हैं उनके सारे ग्रह दशा भी उनकी तरफ हो जाएगी। तो सारे उन्होंने ग्रह चाल बदल दी है पांडवों की और उनकी तरफ कर दी, इसलिए वो युद्ध भी जीत गए। सो जिसके साथ कृष्ण है उनके क्या ग्रह, क्या राहु, क्या शनि, क्या केतु, सब पक्ष में हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, क्या जन्माष्टमी पर किसी विशेष योग में जन्मे लोगों को अलग फल की प्राप्ति होती है? जी ऐसे लोग बोला जाता है कि बड़े नटखट होते हैं। ऐसे लोगों के लिए बैठना बड़ा मुश्किल होता है, बड़े चुलबुले से होते हैं। ये कौन से विशेष योग के लोग होते हैं? जो भी लोग जन्माष्टमी वाले दिन 12 बजे ही जन्मेंगे, ये उन लोगों के लिए है। क्योंकि कृष्ण जी भी 12 बजे ही जन्मे थे रात के। तो उस दिन अगर कोई आपका बच्चा पैदा हो रहा है ऑडियंस में से, तो कहीं ना कहीं वो एट्रीब्यूट्स वही लाएंगे, नटखट वाले, शैतानी वाले। और ऐसे लोग बोला जाता है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा जी। तो ऐसे लोग एक्टर्स बन लिए, मीडिया लाइन से बड़े जुड़े रहते हैं, क्योंकि जो कृष्ण जी थे वो इधर उधर भागते रहते थे। हमने कितनी लीला देखी है उनकी। तो वो बड़े ही शैतान थे। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा शैतान होते हैं, लेकिन नेम एंड फेम जरूर पाते हैं अपनी लाइफ में। नेम एंड फेम जरूर पाते हैं। अच्छा, क्या राधा कृष्ण की पूजा वैवाहिक जीवन के लिए ठीक है? बिल्कुल शुभ मानी जाती है। जी। काफी ऐसे मैंने लोगों को बोलते हुए सुना है कि राधा रानी और कृष्ण जी के वॉलपेपर्स नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई थी। तो आपकी विवाहिक जीवन पे असर पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। कृष्ण जी ने मन से राधा रानी को माना है। तो आप अगर मन से अपने भी स्पाउस को मानते हैं, अपनी उनकी इज्जत करते हैं, तो बिल्कुल आप लगाएं अपने। इवन ऐसा बोलते हैं, और ये मैंने देखा भी है, क्योंकि ये मैं रेमेडी जब जिसको देती हूँ उस पर 101% वर्क करती है। 7 मोर के पंख आप जन्माष्टमी वाले दिन पहले जाए, कृष्ण जी के चरणों में रखें, राधा रानी के चरणों में रखें, और बोले कि मेरे वैवाहिक जीवन में ये संकट है, प्लीज इसको दूर कर दीजिए। और 7 मोरों के अलग अलग 7 मोर के पंख? हाँ जी, 7 अलग अलग मोर के पंख वो लेकर जाए मंदिर, राधा रानी और कृष्ण जी के चरणों में रखें कि हमें ये दिक्कत है और इस संकट को दूर कीजिए। और वो अपनी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगा दीजिए अपने कमरे में। तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जो कलेश है, सास से नहीं बनती आज की डेट में, मैं बड़ा ये सुनती हूँ, वो सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। अब जैसे अब हम कुछ थोड़ा फेस रीडिंग पे भी बात कर लेते हैं। आप जैसे कि आप फेस रीडर भी हैं जी, ड्रीम इंटरप्रिटेटर भी हैं जी। तो किन नेताओं की फेस रीडिंग को देख के आपको लगा, मतलब फेस को रीड करके आपको लगा कि इनका भाग्य बदलने वाला है या फिर इनका अब पतन होने वाला है? देखिए, मैं आपको दोनों तरफ से बताऊंगी। अगर मैं बात करूं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, तो अभी आने वाले टाइम पर उनका थोड़ा जो समय है वो सही नहीं चलेगा। वो हो सकता है कि अपनी ही पार्टी से उनको एक डाउनफॉल मिले, और वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। वैसे तो वो है ही बहुत ज़्यादा, लेकिन उनका जो पर्पस है ना लाइफ का, वो ठीक है, ये देश को वो सर्व कर रहे हैं, वो है, वो केतु आपको देता ही देता है। बट जब आप उनकी शक्ल देखोगे, आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन डालोगे, तो बड़ी ही साधु संत वाली वाइब्स आती है।
एक फादर फिगर जैसी वाइब्स आती है उनको देख के, विच इज़ अ पॉजिटिव साइड ऑफ हिम। तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके आप 2028 के बाद देखोगे कि वो हो सकता है कि बिल्कुल ही साधना उपासना में चले जाएं और पॉलिटिक्स से बिल्कुल ही अपना नाता छोड़ दें। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है? हाँ जी, ये होगा। और ये कब तक आपको लग रहा है, कितने सालों में? ये 2028 के बाद वो खुद ही जाते रहेंगे, और 2029 में तो इलेक्शन है ही, तो अब देखिएगा कि वो बिल्कुल ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते रहेंगे। कई एस्ट्रोलॉजर्स, ये सिर्फ आपने, मैंने इससे पहले भी अपने पिछले पॉडकास्ट में भी, और वो लोगों को काफ़ी पसंद भी आया था, कई एस्ट्रोलॉजर्स ने दावा किया है कि 2028 के बाद से उनके स्वास्थ्य पे भी इफेक्ट पड़ेगा। मतलब 2029 में वो रिपीट नहीं कर रहे हो, और उससे पहले ही शायद कुछ चेंजेस देखने को जी। मिलेंगे। वो इसका रीज़न क्यों है, क्योंकि जब आप प्रधानमंत्री की हमारे कुंडली खोल के देखोगे तो उनकी महादशा केतु की 2028 में चालू हो रही है, और जब केतु की महादशा चालू होती है तो वो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से बिल्कुल आपको हटा देता है, और बिल्कुल ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ डिटैच हो जाएंगे वो हर चीज़ से। वो ऐसे ही त्याग के बैठे अपनी पूरी पर्सनल लाइफ, हम सबको पता है वो, लेकिन वो और त्याग देंगे इन सब चीज़ों को। जैसे वो अभी ट्रैवल कर रहे हैं, वो उनकी मार्स की महादशा है जो उनसे करा रही है, लेकिन केतु की महादशा में वो बिल्कुल त्याग देंगे ये सारी चीज़ें। ये तो हो गई लीडर की बात। कोई सेलिब्रिटी, आपने किसी सेलिब्रिटी का फेस रीड किया है कभी? हाँ जी। तो जब मैं फेस रीडिंग सीख रही थी तो मैंने करीना कपूर की फेस रीडिंग करी थी। अच्छा। बिकॉज शी इज़ माई फेवरेट सिंस चाइल्डहुड। तो जब मैंने उनकी फेस रीडिंग करी तो उनकी चीक बोन, उनका एक मेरे ख्याल से यूएसपी है, और ये जिनकी चीक बोन हाई होती है यहाँ से, ऐसे टाइप के लोग नेचुरली बहुत ज़्यादा बबली होते हैं। ऐसे टाइप के लोग बहुत अच्छा जजमेंट भी पास करते हैं। अगर उन्होंने एक जजमेंट पास कर दी कि ये चीज़ ऐसी है तो वो है, क्योंकि वो इंट्यूटिवली इतने हाई हो जाते हैं। ऐसे लोगों के जिनकी ये चीज़ बहुत ज़्यादा उठी हुई होती है ना, उनके वीनस भी बड़े अच्छे होते हैं, क्योंकि ये जो हमारे चीक्स हैं हमारे वीनस हैं। तो उनका वीनस, लाइफ में लग्जरी आना, लाइफ में पैसा आना, सिर्फ लग्जरी के आसपास मटीरियलिज्म की तरफ घूमना, वो उनकी कहीं ना कहीं वो लिखवा कर आते हैं ये चीज़। अच्छा, मतलब चेहरे के आकार से आप फेस को रीड कर सकते हैं? जी। जैसे अभी आप इस समय मुझे देख रहे हैं, तो आपने क्या देखा ऐसा? लाइव चल रहा है, मतलब लाइव लोग सीख सकेंगे कि क्या? मैंने चश्मा नहीं पहना। मुझे दिख नहीं रहा कुछ। अच्छा, सॉरी, मैं चश्मा पहन लूं? हाँ हाँ बिल्कुल, आप पहन सकते हैं चश्मा, ओके। ताकि लोग भी इस पॉडकास्ट में लाइव देख सकें कि आप मेरे फेस को रीड करके क्या बता रहे हैं। तो आपकी जो, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपकी नोज देख पा रही हूँ वो शॉर्ट है, तो आप इंट्रोवर्ट रहे हैं बचपन में? बहुत ज़्यादा, अभी तक। और आपके जो लिप्स है, ये आपका जो ऊपर वाला लिप्स है वो बहुत ज़्यादा प्लम्पी है। गुस्सा आता है आपको बहुत? हाँ, बहुत ज़्यादा आता है। कभी वाणी आपकी गंदी हुई है? हाँ। कि आपकी वाणी किसी के लिए गंदी हो गई हो या ऐसा कुछ? हाँ। तो आप थोड़ा सा जब भी किसी के लिए बोले तो ध्यान से बोले। इवन आपके भी चीक्स जो हैं वो हाई एंडेड है, वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि शादी से पहले आपका जो घर होगा वो इतना वेल टू डू ना हो, बट आफ्टर मैरिज आपके जो भाग होंगे आपके भी खुले होंगे। इज इट ट्रू? हाँ। ठीक है। एंड यू हैव आर्क आईब्रोज, तो ये दो हम यहाँ पर आईब्रोज कराते हैं तो ये इतनी एक्यूरेटली नहीं आती, मैं आपको सच बताऊँ तो। क्योंकि वो हम एक आर्टिफिशियल वो ले लेते हैं। हाँ। तो अब आई डोंट नो कि आपने वो आर्टिफिशियली चाइल्डहुड से ही है। सो हैव यू एवर बीन बुलीड एवर इन लाइफ? Many times. मेनी टाइम्स। हाँ। और आपको कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो? हाँ, yes, of course, it's true. So, anything else? एंड दिस चिन, आपकी ये जो चीज़ है ना, ये अंदर है। हाँ। ये कहीं ना कहीं आपके, जब आप 40s के आगे बढ़ेंगे, वंस यू विल टर्न 40, तो उसके बाद आप देखेंगे कि आप अगर जैसे इस लाइन में, आप मीडिया लाइन में हैं काफ़ी टाइम से, तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट करेगा। सो इवन अगर आप पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, आफ्टर 40s योर चैनल विल बी वेरी मच वेल नोन। आफ्टर 40s मुझे 40s तक का ध्यान, मतलब काफ़ी लंबा वेट करना, काफ़ी लंबा है। बट पैसा आपके पास ज़्यादा तभी आएगा। अच्छा। क्योंकि आप मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जो कहा जाता है कि जिनके बुध अच्छे होते हैं, इनके शुक्र अच्छे होते हैं, उनको प्रशासनिक सेवा में भी जाना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन या मतलब IAS IPS ऑफिसर्स। गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे अच्छा जो ग्रह होता है वो सूर्य होता है।
तो अगर आपका सूर्य अच्छा है तो आप गवर्नमेंट जॉब में इजीली जा सकते हैं। और दूसरा, अगर आपका जैसे बुध ग्रह बहुत अच्छा है तो बिजनेस कीजिए, स्टॉक मार्केट कीजिए। और वीनस अच्छा है तो वीनस आपसे कहीं ना कहीं ऐसी कोई चीज़ कराएगा जो लग्जरी से रिलेटेड होगा। कार्स का बिजनेस खुलवा देगा, आपका परफ्यूम्स का बिजनेस अच्छा चलने लगेगा, साड़ी का बिजनेस अच्छा चलने लगेगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाना चाहिए ऐसे लोगों को जिनका वीनस अच्छा होता है। फिर बात करेंगे शनि की। शनि देव जी क्योंकि बड़ी स्लो मूविंग प्लैनेट हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपसे आधी से ज़्यादा लाइफ में तो संघर्ष ही कराते हैं। बट हाँ जी, स्टील इंडस्ट्री उन लोगों के लिए बहुत अच्छी रहती है। स्टील इंडस्ट्री में अगर ऐसे लोग जाएं, अगर ऐसे लोग कहीं ना कहीं काम करें जिसमें फील्ड वर्क ज़्यादा हो, कि मतलब आप फील्ड वर्क कर रहे हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग का, तो वो आपको सूट करेगा। आर्किटेक्चरल बैकग्राउंड बहुत सूट करेगा ऐसे इंसान को। और केतु है तो केतु के लिए तो एस्ट्रोलॉजर बन जाओ, या कोई भी ऐसा पाथ अपना लो स्पिरिचुअलिटी का। कैसे पता होगा किसी को कि हमारा केतु ठीक है? देखिए, अगर आपका केतु कुंडली में आपके 7th हाउस में है और उच्च के इफेक्ट्स दे रहा है, तो केतु 7th हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है। नहीं तो मैंने काफ़ी सारे लोगों को सुना है बोलते हैं कि अगर केतु 7th हाउस में होगा तो शादी नहीं होगी। ऐसा नहीं होता, दैट्स नॉट ट्रू। अगर आपका केतु अच्छा है, उसकी जो ऊर्जा है आपके चार्ट्स में अच्छी है, तो वो आपको कभी भी नहीं देगा। और देखिए, जब शादी हम देखते हैं ना, तो हम सारी कुंडली में पूरी कुंडली देखते हैं। सिर्फ एक जने का केतु 7वें घर से होने में कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो दूसरे वाले के भी मैटर करेगा। और केतु इन 7th हाउस इज एक्चुअली गुड। अच्छा, केतु इन 8th हाउस इज वेरी गुड। 8th हाउस में अगर आपका होगा तो आप इस लाइन में आओगे ही आओगे, नो मैटर व्हाट। मैं एक जगह पॉडकास्ट देने गई थी, तो मैंने ऑब्जर्वेशन करी थी। मैं जैसे बोल रही थी कि कुंभ राशि वाले जो होते हैं ना, वो एस्ट्रोलॉजी में बड़ा होते हैं। कुंभ एक ऐसी राशि है जो एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज़्यादा देखती है। आप जब भी देखना, आप कुंभ राशि टाइप करो यूट्यूब में, सबसे ज़्यादा व्यूज़ उन्हीं में ही होंगे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सुनते हैं एस्ट्रोलॉजी को। क्या हो रहा है, क्या दशा है, क्या नहीं है, उनको बड़ा ही इंटरेस्ट होता है इन सब चीज़ों में। तो मैंने उन होस्ट से पूछा कि मैंने कहा आप भी कुंभ राशि हो, आपकी 7.5 भी चल रही है, आपके देखिए इधर एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं। सो शी इज़ लाइक नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी सारे आते हैं। मैं कहा आपका केतु 8वें घर में है? शी इज़ लाइक हाँ। मैं कहा वो दिख रहा है, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं डालता है इस चीज़ में खुद ब खुद। तो केतु इन 8th हाउस इज़ बेस्ट सबसे ज़्यादा, मतलब 8th या 7th में? जी। अच्छा, अब जैसे कि आपकी वैसे फेस रीडिंग काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट मुझे लगी, मतलब मैं रिलेट कर पाई। अच्छा, आपने करीना की बात की, इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कौन है? जैसे कि सलमान खान के बारे में लोग सबसे ज़्यादा जानना चाहते हैं, उनकी स्वास्थ्य को लेकर और शादी को लेकर। शादी कब होगी उनकी? देखिए, सलमान खान की शादी तो नहीं होने वाली है फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। और उनकी अगर आप कुंडली भी देखोगे तो उनकी कुंडली में योग नहीं है उस चीज़ के। और जब हम फेस रीडिंग करते हैं तो हमें काफ़ी कुछ पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है। जो हमारा फेस और जो हमारी आंखें हैं, हमारी पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा बता देती हैं। तो आपके पास्ट में क्या हुआ है, क्योंकि हर एक जो अप्रोचेज़ है ना, इनकी एक लिमिट होती है। एस्ट्रोलॉजी की खुद की अपनी लिमिट है कि वो इसके बियॉन्ड नहीं बता सकता। टैरो की अपनी खुद की लिमिट्स है कि वो सिर्फ एक एनर्जी ग्रैब ऑन है और वो बताता है कि आपकी एनर्जी के साथ क्या क्या होने वाला है। न्यूमरोलॉजी की अपनी खुद की लिमिटेशंस हैं कि वो सिर्फ ट्रेट्स बता सकता है चीज़ों के बारे में, वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ऐसे ही फेस रीडिंग की अपनी वो है। और ये सब चीज़ें मैं आपको एक थोड़ा सा बफर दे दूँ और ऑडियंस के लिए भी बफर दे दूँ। ये सब चीज़ें आती थी समुद्रिक शास्त्र में। अब समुद्रिक शास्त्र जब अंग्रेज आए तो उन्होंने हमारे यहाँ समुद्रिक शास्त्र क्या, बहुत सारे ऐसे शास्त्र थे जो जला दिए। तो समुद्रिक शास्त्र आज की डेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और जो फेस रीडिंग है वो इंडिया की ही कला थी। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज, आपके पैर होना, आपके पैर, मैं पैरों पे भी आऊँगी, लेकिन मैं पहले ये चीज़ ख़त्म कर दूँ। आपके कैसे पैर हैं, आपके कैसे बाल हैं, स्ट्रेट बाल, कर्ली बाल, ये सारा हमारे देश का शास्त्र है। लेकिन ये चीज़ ले ली जापान ने। उन्होंने फिर इस पे बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट्स करी कि आपका फेस कैसा होता है, उसके बेसिस पे आप अपनी जॉब, अपना करियर भी डिसाइड कर सकते हो। ये भी होता है जी। और फंक्शुई भी इवन इंडिया का ही था पार्ट एक। फंक्शुई चाइना ने ले लिया, तो वो बट गया। हमारा आसपास का जितना भी शास्त्र था वो बट चुका है। अब मैंने पैरों की बात करी थी, तो ऐसा बोला जाता है कि जिन भी लड़कियों के नेचुरली नीचे से जो फीट होती हैं वो लाल होती है ना, वो साक्षात लक्ष्मी का रूप होती है। तो वो जिस भी घर में जाएंगी, वो अपने घर में पैदा होंगी, अपने घर में वो कहीं ना कहीं अपने फादर के लिए बहुत ज़्यादा लकी होंगी, फादर का फॉर्च्यून बढ़ाएंगी। और जिस घर में जाएंगी
वो उस घर में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी लेकर आएंगी। जिन लड़कियों की वाइट होती है, मतलब कलरलेस होती है, वाइट होती है, तो ऐसी लड़कियां खुद हार्डवर्क करके बनती हैं, सेल्फ मेड होती हैं ऐसी लड़कियां बहुत ज़्यादा। ऐसी लड़कियां खुद तो हेल्प करेंगी, खुद तो बढ़ेंगी आगे, लेकिन दूसरों की भी इतनी हेल्प करेंगी और बियॉन्ड द वे जाके करेंगी। किसी किसी लड़कियों के पेल होते हैं, तो उन लड़कियों को थोड़े हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं आगे जाके। तो ये सारी हमारी समुद्रिक शास्त्र की स्टडी से ऐसे समझा जा सकता है। और क्या ऐसे भी पहचाना जा सकता है किसी के फेस को देख के कि वो झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है, या फिर मतलब डबल फेस है? लोग ये भी बहुत समझना चाहते हैं कि हम जिससे अपनी बातें शेयर कर रहे हैं या फिर जिससे बिजनेस जिसके साथ करना चाहते हैं, आगे वो हमारे साथ धोखा ना कर दे, या फिर वर्किंग प्लेस पे भी ऐसे कई दोस्त बन जाते हैं जी। तो उसके लिए अगर कुछ देखिए, अगर आपको किसी का झूठ पकड़ना है तो अगर कोई इंसान बात करते करते लेफ्ट देख रहा है, यूं लेफ्ट, तो क्योंकि जो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन होता है हमारा, टेक्निकली भी वो क्रिएटिविटी का होता है, इमेजिनेशन का होता है, तो वो झूठ बोल रहा है, बना के बोल रहा है वो बातें। हाँ। अगर वो राइट देख रहा है तो वो सच में सोच के बोल रहा है, जो उसके साथ घटना घटी है या जो वो बता रहा है वो सोच समझ के बोल रहा है जाके जी। क्योंकि ये जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन होता है ये लॉजिक का होता है, टेक ब्रेन बोलते हैं, टेकीज मेमोरी का होता है। तो आप ये इजीली इस तरीके से अपना किसी का भी झूठ पकड़ सकते हैं। और अगर कोई आपके लिए सही है नहीं है वो कैसे देखना है। अगर किसी की भी जो मोल्स होते हैं ना, मोल्स, अगर किसी का भी मोल यहाँ पर है तो ऐसे टाइप के लोगों के साथ बिजनेस करना बहुत अच्छा माना जाता है। अगर किसी का भी मोल यहाँ पर है तो ऐसा कहीं ना कहीं जो ये आर्क है इधर, अगर किसी का मोल है तो ऐसे जो टाइप के लोग होते हैं उनका राहु बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, तो ऐसे लोग चीटिंग भी कर सकते हैं, तो उन सब से ध्यान रखना चाहिए। पर मैं इसके साथ एक डिस्क्लेमर दे दूं, इसकी अपनी खुद की लिमिटेशंस है। मोल्स साइंटिफिक रीजन से भी आते हैं, हमारी बॉडी की वजह से भी आते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि अगर हर किसी का यहाँ पर है तो हर कोई धोखा देगा, ऐसा नहीं है। ये लिमिटेड टू फ्यू पीपल है, क्योंकि जब स्टडीज हुई थी तो 50-60 लोगों के ही ऊपर हुई थी, उससे बियॉन्ड नहीं हुई थी। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये हर किसी पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। क्योंकि ना सिर्फ बिजनेस बल्कि लोग ये भी समझना चाहते हैं जिसके साथ वो लव लाइफ में है, कई लोग धोखा खा जाते हैं और इसके बाद उनका दिल टूट जाता है। अभी एक मूवी आई है सैयारा, आपने देखा होगा कैसे थिएटर में लोग रो रहे हैं, ड्रिप लगा के आ रहे हैं मूवी देखने, रो रहे हैं, तो ऐसे दिल टूटे ही आशिक आ रहे हैं या फिर गर्ल्स हैं, तो उनके लिए क्या आप ऐसा बताना चाहेंगी कि वो धोखा ना खाएं या फिर संभल के रहें? मतलब सुसाइड तक लोग कर लेते हैं। देखिए, लड़की अगर तेज़ हो, अगर आपको कैसे देखना हो कि लड़की तेज़ है, तो उसकी हमेशा आंखें बताएंगी। किसी को भी अगर आपको ऑब्जर्व करना हो, आप उसकी 10 मिनट आंखों को देख लीजिए, क्या वो बात करते हुए आंखों में आंखें डाल के बात करता है इंसान, या वो इधर उधर देखता है, तो कहीं ना कहीं उसके भी सेल्फ कॉन्फिडेंस में दिक्कत है, वो कहीं ना कहीं छुपा रहा है कोई ना कोई चीज़। और जिनकी आंखें बड़ी होती हैं, बहुत ज़्यादा वाइड होती हैं, तो और आमंड आइज बोला जाता है कि आमंड आइज के लोग बड़े तेज होते हैं। अच्छा। तो मेरी भी आमंड आइज है बट वही मैंने कहा अपनी खुद की लिमिटेशंस हैं। और देखिए 25% संस्कार भी होते हैं, जो संस्कार आपको आपके माँ बाप से मिले होते हैं, और 50% आपकी एस्ट्रोलॉजी होती है, और 25 बाकी जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, वो मैटर करता है। तो अपने कर्मों से भी इंसान प्रभावित होता है। तो जो रिलेशनशिप्स में हम आते हैं ना, देखिए मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊँ, मैं ये मानती हूँ कि आप अगर किसी से रिलेशनशिप में आ रहे हो तो आपका उनके साथ एक कर्म है पिछले जन्म का। अच्छा। तो उसको हम काउंट करते हैं कार्मिक रिलेशनशिप्स में। अगर कोई भी इंसान कार्मिक रिलेशनशिप में होगा, ऐसे टाइप का व्यक्ति बार बार ब्रेकअप एंड पैचअप में ही रहेगा। उनमें कुछ अच्छा नहीं होता, उनके पेरेंट्स भी उनके पार्टनर को पसंद नहीं करेंगे, बोलते रहेंगे बेटा छोड़ दो, उसको इंसान को लेकर नहीं समझ आएगी वो चीज़। बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट एक रिलेशनशिप में जब होती है, सामने वाला आपकी बस खिल्लियां उड़ा रहा है एक तरीके से, दैट्स अ कार्मिक रिलेशनशिप। और जब कार्मिक पिछले जन्म से रिलेटेड, पिछले जन्म में जिसके साथ हमने बुरा करा हो, वो तो कर्म तो यही भोगने हैं सारे। और जब कार्मिक खत्म होता है, अब हर किसी का अलग अलग होता है, किसी का 1 साल होता है, किसी का 1.5 साल होता है, किसी के 8-8 साल के कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं, क्योंकि वो सोल कॉन्टैक्ट ही हमारा बहुत पुराना है उससे। तो जब कार्मिक खत्म होता है ना, आपको उस इंसान के फ्लैशबैक्स आएंगे। आप उस इंसान को, जब वो जा रहा होगा ना, जब वो चला जाएगा आपसे दूर, आपको उसके सपने आने चालू हो जाएंगे। आपको लगेगा वो आपसे बात करना चाहता है, गट में एक बटरफ्लाई सी फीलिंग आएगी। आपको लगेगा नहीं यही सब कुछ है मेरा,
जब वो जा चुके तब आपको रियलाइज होगा यही सब कुछ है मेरा। तो ये कहीं ना कहीं कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जब हम कार्मिक एक रिलेशनशिप बताते हैं। फिर आते हैं हमारे ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम एक ऐसा रिलेशनशिप है, वो आप ही का ही बेटर एक हाफ होता है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी रिफ्लेक्शन दिखेगी, यार मैं तो ये करता हूँ, मैं भी ऐसी करती थी, ये भी ऐसी करता है। तो वो एक ट्विन फ्लेम रिलेशन होता है जब आपकी सारी चीजें आपके पार्टनर से मैच करती हूँ। और फिर आता है सोलमेट। सोलमेट्स की थिंकिंग एक दूसरे से कभी नहीं मिल सकती है। सोलमेट्स अगर कोई साउथ है तो वो नॉर्थ है, ऐसा है सोलमेट कनेक्शन। लेकिन तब भी साथ हैं, तब भी आपको ऐसा लगता है, आप 10 साल हो गए आपको इस इंसान के साथ, तब भी आपको लगता है हम कल ही मिले थे। वो एक सोलमेट कनेक्शन होता है। ओके। और तो सोलमेट हमारा ऐसा नहीं कि हमारे आपके स्पाउस ही हो गए। सोलमेट आपका कोई भी हो सकता है, क्योंकि आपके हजारों सोलमेट्स होते हैं। क्योंकि हम हर किसी की जो रूह है वो बहुत पुरानी है। तो आपकी मम्मा भी हो सकती है, आपकी सिस्टर भी हो सकती है। ऐसा बस किसी के साथ कनेक्शन जो लगे बस ये खत्म ना हो और लगे कि ये अभी तो चालू हुआ था। मतलब एक दूसरे के वाइस वर्सा है, ऑपोजिट है, लेकिन है सोलमेट जी। बट कई लोग ऐसा सोचते हैं हमारी तो वाइब मैच हो गई, मतलब कि मुझे जो पसंद है वो मेरे पार्टनर को भी पसंद है। वो लोग सोचते हैं कि यही है ट्रू रिलेशनशिप। वो ट्विन फ्लेम है। फिर ट्विन फ्लेम है। वो ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम के साथ आप उनके साथ भी नहीं रह सकते, उनके बिना भी नहीं रह सकते। अच्छा, ये भी है, मतलब ये भी है। ओके, मतलब क्योंकि जब आपको आप ही की एनर्जी का कोई सेम मिल जाएगा, आप उस ऊर्जा को संभाल नहीं पाते। ओके, मतलब नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल आपस में टकरा रहे हैं मैग्नेट के। मैग्नेट की तरह। वो एक तो नहीं हो सकते, नॉर्थ एंड साउथ ही हो सकते हैं सिर्फ। हाँ, तो बस वही सीन है। अच्छा, अगर मतलब कुछ लोग चाहते हैं कि हमारी लव लाइफ अच्छी चलती रहे, जो आजकल जेनजी है, जनरेशन है, वो चाहते हैं कि हमारी लव लाइफ अच्छी चले, हम जिस पार्टनर के साथ हैं उसी के साथ रहें, उसी के साथ लाइफ स्पेंड करें, तो उनके लिए अगर आप कोई उपाय बताना चाहें। बड़े ही सारे उपाय हैं। जैसे अगर किसी की लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा कलेश होते हैं, तो उन लोगों को, उन कपल को स्पेसिफिकली मैं सजेस्ट करती हूँ हनी रोज़ 1 टीस्पून कंज्यूम करें, क्योंकि वो एक नेचुरल स्वीटनर है। खुद कंज्यूम करना है? हाँ जी। अच्छा, ये तो बहुत इजी है। एक आपको, एक मेरे को, जैसे अगर हम है तो। अच्छा, उससे क्या होगा, वो एक नेचुरल स्वीटनर है, तो वो आपकी वाणी साफ करता है, आपके जो पेट के बैक्टीरिया है उनको भी खत्म करता है। वो वैसे भी नेचुरली अच्छा है कंज्यूम करना साइंटिफिकली, बट वो आपकी वाणी को क्लियर करता है। कोई आपको ऐसा लगता है बहुत ज्यादा गाली गलौज करता है रिलेशनशिप में, तो फिटकरी होती है, फिटकरी का हल्का सा चूरा करा, पानी में मिलाया, उसका कुल्ला कर लिया, तो जुबान साफ होती है इंसान की। अगर ऐसा लगता है कि किसी की रिलेशनशिप खराब चल रही है, तो लाल फिटकरी आती है, इजीली अवेलेबल है अमेजोन वगैरह हर जगह। ऑर्डर कर लीजिए लाल फिटकरी, अपनी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखिए, कहीं पर भी। हाँ जी, अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। वो नहीं रख सकते हैं तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एक वास होता है, येलो कलर का साउथ वेस्ट डायरेक्शन में वास रख लिया और उस पर रोज फ्रेश वाइट फ्लावर्स लगाएं। तो ये आपकी वास्तु को तो वैसे भी घर के बैलेंस करेगा ही करेगा, बट आपके भी, क्योंकि वास्तु आपकी मेंटली जो हेल्थ होती है, मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो पॉजिटिव जब आप कोई ऐसी चीज़ रखोगे, आप कलर्स ऐड करते हो जब राइट डायरेक्शन के हिसाब से, तो वो आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट अच्छा देते हैं। अच्छा, मतलब ये तो लव लाइफ के लिए हो गया। और लोग मनी के लिए भी आजकल सबसे ज़्यादा परेशान हैं जी। किसी को कि कोई बहुत मेहनत कर रहा है, उसे उतना पैसा नहीं मिल रहा है, अगर पैसे आ भी रहे हैं किसी के पास तो टिक नहीं रहे हैं जी। तो कोई ऐसा उपाय अगर आप बताना चाहें कि मतलब लाइफ में लग्जरी आए, लक्ष्मी आए। देखिए, लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका है, आपने देखी होगी लक्ष्मी विष्णु जी की एक पिक्चर है जिसमें लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं विष्णु जी के। वो पिक्चर आप अपनी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगा दीजिए और उस रोज पिक्चर की आप आरती करें और विष्णु सहस्त्रनाम और एक कनक धारा स्तोत्रम लाइफ में इंट्रोड्यूस कर दीजिए अपने, सुने रोज या बोले रोज, इन दोनों चीज़ों का आप जाप करें, जो लक्ष्मी का आगमन है वो होने लगेगा। और लक्ष्मी जी वहीं टिकती हैं जहाँ पर विष्णु जी होते हैं। विष्णु जी क्या हैं? आपका हार्ड वर्क है विष्णु जी रियलिटी में। तो जहाँ आप अपनी मेहनत करते जाएंगे वहाँ लक्ष्मी ऑटोमेटिकली आती जाएगी। अच्छा, मतलब आप पिक्चर लगा सकते हैं और आपने 2 बताए हैं, एक तो विष्णु सहस्त्र नाम और दूसरा कनकधारा स्तोत्रम। इनको सुबह शाम रोजाना पढ़ना या फिर किसी एक टाइम? किसी भी एक टाइम कर सकते हैं। सुबह वैसे करें, ब्रह्म मुहूर्त में वैसे तो मैं बोलती हूँ कि करें, बट अगर कोई ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाता तो कोई बात नहीं, आप सुबह उठ के नहाते सार आप करें। और भी कोई अगर आप उपाय बताना चाहें कि लोग, क्योंकि आजकल लोग शॉर्टकट ज़्यादा अपनाते हैं,
वो भी आज की जनरेशन या फिर कोई भी हो, लोग चाहते हैं कि हमें शॉर्टकट मिले कुछ। देखिए पैसे के लिए कोई शॉर्टकट तो है नहीं। हम जो उपाय देते हैं रियलिटी में वो सिर्फ 10 से 20% काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने उपाय दी और अगले दिन ही अंबानी, ऐसा नहीं होता। नहीं, जैसे कुछ लोग बताते हैं कि हरे पेन से लिख दिया या फिर मतलब ऐसा शॉर्टकट, ये नंबर्स लिख दीजिए। मैं कई सारे देखती हूँ वीडियोस, ये नंबर लिख दीजिए और इससे आपका काम हो जाएगा, ये नंबर नोट कर लीजिए। ऐसा भी कुछ होता है? न्यूमरोलॉजी जैसा, मतलब अगर न्यूमरोलॉजी पे कोई विश्वास करे कि मेरी तो एक तारीख को मैं जन्मी हूँ तो मैं तो राजा हूँ। वो है, क्योंकि सूर्य के बिना तो कुछ भी नहीं है। सूर्य के बिना हम कितना ही रह सकते हैं, 1.5 महीने बाद हमारी भी मृत्यु हो जाएगी अगर सूर्य ना हो तो। लेकिन वो ट्रेट्स, मैंने वही बताया ना, वो ट्रेट्स बताता है। जैसे सूर्य जो होता है वो खुद ब खुद उसको पता है कि उसका सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं है, तो सूर्य में ईगो होगा। जो एक मूलांक वाले होंगे उनमें अथॉरिटेटिव नेचर बहुत होगा कि मेरी सुनी जाए। उनको झूठ बर्दाश्त नहीं है। एक मूलांक वालों को आप झूठ बोल के दीजिए, आप अगले दिन उनकी जिंदगी से बाहर है। एक मूलांक वालों को ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब की तरफ आकर्षित होते हैं, बिजनेस करते हैं। जितने भी अंबानीज हैं, ये उनकी वाइफ, अंबानी खुद, उनके बेटे मूलांक 1 हैं। देख लीजिए, इंडस्ट्री लीडर्स हैं। मेरा भी मूलांक 1 है। अच्छा, तो ये हकीकत है। लेकिन कई बार न्यूमरोलॉजी मतलब फेल भी हो जाती है क्या? वही जैसे मैंने बोला कि हर किसी की अपनी खुद की लिमिटेशन है, वो उसके बियॉन्ड नहीं जा सकती। अब आपको मैं एक बड़ी सरल उसमें समझाऊंगी। हमारे पास जो दवाइयाँ मिलती हैं, हमें आयुर्वेदिक मिलती है, हमें एलोपैथी मिलती है, हमें होम्योपैथी मिलती है। आयुर्वेदिक गर्म होती है नेचर में, तो बुढ़े लोग उसको कंज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि उनका शरीर नहीं ले सकता। वो छोटे बच्चों को हम नहीं दे सकते, उनका डाइजेशन खराब हो जाएगा आयुर्वेदिक दवाइयाँ देने से। एलोपैथी के साइड इफेक्ट्स इतने हैं, आफ्टर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जाके एलोपैथी जो भी दवाई कंज्यूम करता है उसके साइड इफेक्ट्स हैं। होम्योपैथी के जो रिजल्ट्स हैं, हाँ वो रूट कॉज से बीमारी को खत्म करता है, लेकिन उसके जो रिजल्ट है वो डिले है। तो ऐसी सेम एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो है, फेस रीडिंग है। हर किसी की अपनी खुद की एक लिमिटेशन है और एक खुद का ही ड्रॉबैक है। तो जब भी हम, जैसे जिसको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो वो एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाता है। जैसे मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो मैं सिर्फ उसकी टैरो रीडिंग नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है उसको टैरो की ज़रूरत नहीं है। उसको ज़रूरत है कि उसकी कोई बातें सुने और सही गाइड करे। तो मैं काउंसलर का भी काम करती हूँ, मैं एक लाइफ कोच का भी काम करती हूँ उस टाइम पर। और जब मुझे लगता है कि रेमेडी देनी चाहिए, जब मुझे लगता है कि ये मेहनती नहीं है इंसान, तो उसको रेमेडी दे दी जाए। जब मुझे दिखता है कि हाँ ये मेहनती इंसान है, ये कर जाएगा कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में, मैं उसको 1% भी एक रेमेडी नहीं देती इसी वजह से। जैसे मैंने एक एस्ट्रोलॉजर्स के साथ अभी पॉडकास्ट किया था, उन्होंने बताया कि अगर आप कपूर के पानी से नहाएं तो लक्ष्मी आकर्षित होती है, आप जो मांगे वो पूरा हो जाता है। क्योंकि उसका एक रीज़न है, कपूर जो है वो वीनस प्लैनेट से रिलेटेड, और माँ लक्ष्मी भी वीनस प्लैनेट की देवी है। तो जब आप कपूर डालते हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो वाइट हो, फिटकरी हो गई, इवन रोज वाटर भी होगा, तो वो आपका वीनस को एनहांस करेगा। वीनस आपका एनहांस होगा तो ऑटोमेटिकली वो लक्ष्मी का आगमन बनेगा। अच्छा, ये मतलब ये रेमेडी है, वाकई में काम करती है। जी। और ये जो बे लीफ पे लिख दें और उसको जला दें और फिर फूंक मार के उड़ा दें, यूनिवर्स समझ जाएगा, ये जो बे लीफ है ना, वो एक विच क्राफ्ट की टेक्निक है। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, बे लीफ एक ऐसा स्पाइस है जो आपकी मैनिफेस्टेशन को लिखकर नहीं आप जला सकते। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है लाइफ में, आपको एक अच्छा सा बे लीफ लेना है जो टूटा हुआ ना हो, उसकी डंडी भी हो पीछे, और उसमें आप अपनी मैनिफेस्टेशन लिखें और वो अपने पर्स में रखें या कहीं भी ऐसी जहाँ पर वो टूट ना पाए। मतलब उसे संभाल कर रखना है, हम अपनी जलाना नहीं। देखिए, ब्रह्मांड जो है ना वो येस और नो समझता है बस। हाँ। उसको इन बिटवीन कुछ नहीं समझ आता। मैं आज अपने लिए बोल रही हूँ मैं बेकार हूँ, मैं ये हूँ, मेरा सबकॉन्शियस माइंड समझ रहा है, वो ब्रह्मांड की तरफ जा रहा है, तो ब्रह्मांड मुझे वही एनर्जी देगा। आज मैं बोल रही हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे पास हर चीज़ है, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वही फीड हो रहा है, तो ब्रह्मांड के ऊपर भी वही जा रहा है। तो जब आप अपनी कुछ भी चीज़ लिख कर जलाते हो तो ब्रह्मांड को लगता है इसको हटानी है वो अपनी लाइफ से, इसको नहीं चाहिए वो। और बे लीफ एक ऐसी स्पाइस है, विचक्राफ्ट जब आप पढ़ेंगे, एक बहुत बड़ा टॉपिक है विचक्राफ्ट, तो वो जलाया नहीं जाता। मैंने देखा है लोग सिनेमन स्टिक को जलाने के लिए बोलते हैं, वो भी नहीं जलाया जाता। मतलब ये जलाए नहीं जाते हैं। बे लीफ इज पावरफुल, बे लीफ इज वेरी पावरफुल। अगर आपको उससे कुछ मैनिफेस्ट करना है तो वो जलाओ मत। अगर आपको उससे कुछ लेट गो करना है, ये चाहते हो कि ये लाइफ से बात निकल जाए बस, तो उसे जलाइए, उसकी एशेस को ऐसे फूंक मार के ब्लो कर दीजिए, वो यूनिवर्स तक अपने आप पहुंच जाएगी बात।
लेकिन कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैनिफेस्टेशन अपनी जलाएं मत, उनको अपने पास रखें कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको समझता रहे। यूनिवर्स का आप जिक्र कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन पावर को तो हम समझते ही हैं, लेकिन क्या कई बार ड्रीम में भी यूनिवर्स कोई मैसेज देना चाहता है? जैसे कोई सपना बार बार आ रहा है, तो क्या मतलब आगे उसका कोई मतलब रिजल्ट है या फिर कुछ संकेत है? देखिए, बहुत टाइप के सपने होते हैं जो हमें रिपीटेटिव मैटर में आते हैं। अब उसका 3 से 4 मतलब होते हैं। एक, हम उसी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो सबकॉन्शियस माइंड को वही समझ में आ रहा है, तो वही रिफ्लेक्शन है उसका। सपने आपके कुछ नहीं है, आपका एक सबकॉन्शियस माइंड में कुछ बात फीड हो गई तो वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि आपसे कॉन्शियस माइंड में आपको वो बात नहीं, इतनी आपने उसको महत्व दिया, लेकिन यहाँ तो फीड हो चुकी है ना, तो वो सपने के थ्रू, इमेजेस के थ्रू आपसे रिफ्लेक्ट एक होती है। फिर आते हैं लोगों को कुछ मीनिंगफुल मैसेजेस। जैसे मेरे साथ क्या होता है, क्योंकि मैं क्लेयरवॉयंट हूँ, मेरे को इंट्यूशन आते हैं। इंट्यूशन मैं अगर किसी का टैरो खोल लूँ और वो टैरो में ना भी हो चीज़, तब भी मुझे उसके बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने उतनी मेडिटेशन कर चुकी हूँ मैं अब। तो मुझको, और ऐसे कई ऐसे अधिकतर लोग हैं जिनको जो आने वाले टाइम पर होना होता है, बहुत लार्ज इवेंट्स नहीं, जैसे भूकंप का आना महसूस हो जाता है। मेरे को लिटरली सपने आते हैं, अगर मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला होता है ना, और जैसे कुछ सोशल मीडिया पे होने वाला होता है, मुझे वो ऑटोमेटिकली सारे मैसेजेस जो कभी आए हैं, कभी हुआ है, वो मेरे को ऑटोमेटिकली पहले ही पता चल जाते हैं। और वही जैसे ही आप सुबह उठो वही चीज़ हुई होती है। अच्छा, तो ये भी एक टर्म है साइकोलॉजी में, ये एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल टर्म है, और ये सब साइंटिफिक बातें हैं, साइकोलॉजिकल बातें हैं। जब आप ये ड्रीम इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें पता कोई चलती सपना हैं। अगर बार बार आ रहा है तो इसका क्या मतलब है? अगर कोई आपको सपना बार बार आए तो डिपेंड करता है क्या आ रहा है। जैसे रिपीटेटिव सपने होते हैं तो वो एक मैसेज होता है, या तो बताने का कि आप ये लाइफ में गलत कर रहे हैं। जैसे अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताती हूँ, अगर आपको सपना आ रहा है कि आप हवा से गिर रहे हो, हमें ऐसे एकदम से अचानक से सपना आता है, तो आप रियलिटी में नहीं हो, अपने आप एक बबल में जी रहे हो कि ये मैं करोड़पति बन जाऊंगा, और मेहनत कुछ नहीं कर रहे हो, सोफे पे बैठ के बस ये सोचो करोड़पति बन जाऊंगा। तो आपको ना आपका सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियसली अवेकन करता है कि भाई उठ जा, तू गलत है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आप नदी में गिर रहे हो, आप ड्रोन हो रहे हो, है ना, ऐसा सपना आता है और रिपीटेटिवली आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी फियर है, आपकी एंग्जाइटी को रिफ्लेक्ट करता है। आपको एंग्जाइटी, अगर आप फिर किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो आपको ये बोलेगा दैट यू हैव एंग्जाइटी, फिर आपको थेरेपीज लेनी पड़ेंगी। सो हर सपने के अलग अलग मतलब होते हैं। अगर आपको अपने पितृ दिख रहे हैं, वो लोग जो हमारे साथ नहीं हैं, जब हमें ऐसे लोग दिखते हैं तो कभी ना कभी वो होता है कि हमें वो विजिट कर रहे हैं। वो एक उसमें अगर वो कुछ नहीं बोल रहे, आपको बस देख रहे हैं, तो आपको विजिट कर रहे हैं, कि देख रहे हैं कि आप सही हो कि नहीं हो। अगर वो हमसे बात कर रहे हैं तो, अगर वो आपसे बात कर रहे हैं तो भी ठीक है। अगर वो आपसे कुछ मांग रहे हैं कि मुझे ये मटका दे दे, रोटी दे दे, तो आपको फिर अगले दिन ये मान लीजिए कि आपके पितृ भूखे हैं, आपको अपने पितरों के लिए कुछ निकालना है। तो उनके नाम का कुछ भी निकाल दीजिए, गौ माता को दीजिए, कौवे को दे दीजिए, लेकिन उनके नाम का कुछ निकाल दीजिए। लेकिन अगर सिर्फ विजिट कर रहे हैं तो ये अच्छा माना जाए? बिल्कुल अच्छा है। देखिए, हमारे पितृ को ऐसा महत्व दिया है हमारे सनातन में। अगर हमारे देवी देवता, हमारे भगवान, हमारे ग्रह खुश हैं और पितृ खुश नहीं है, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते जिंदगी में। तो अगर आपके पितृ आ रहे हैं, आपको देख रहे हैं, तो एक बहुत ही अच्छा संकेत है। अच्छा, कुछ लोगों को जैसे सपने आते हैं मौत हो जाना, पानी उड़ना, या फिर धारदार हथियार देखना कि उन्हें कोई मार रहा है जी, उसका क्या मतलब है? अगर आपको कोई मार रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपके दुश्मनों को रिफ्लेक्ट करता है कि आपके दुश्मन बढ़ रहे हैं जिंदगी में। आपके पीछे कोई नजर है, वो एक बताता है। मौत हो जाना। हाँ, अगर आप किसी की डेथ देख रहे हो, अगर आप अपनी डेथ देख रहे हो, वैसे तो बड़ा रेयर होता है, 1% या 0.1% को ये सपना आता है कि आप अपनी डेथ देख रहे हो। तो पैरेलल मल्टी यूनिवर्स का एक कॉन्सेप्ट है, आपकी उस यूनिवर्स में, उस पैरेलल वर्ल्ड में डेथ हो रही है, आप वो देख रहे हो। मल्टी यूनिवर्स होता है? बिल्कुल होता है, ये तो भागवत में खुद ब खुद लिखा है। ब्रह्म बहुत सारे हैं, महेश और विष्णु एक ही हैं। तो वो जब ब्रह्म इतने सारे हैं, वही वो यूनिवर्स है, वही वो मल्टी यूनिवर्स है। अच्छा, अगर सपने में कोई बार बार भगवान को देख रहा है, उनकी पूजा करते हुए देख रहा है, फिर मंदिर देख रहा है जी, इसका क्या मतलब है? ये भगवान की साक्षात ब्लेसिंग है। अच्छा, कि अगर आपको अपना ईष्ट दिख रहे हैं, जैसे मेरे ईष्ट गणेश जी हैं और माँ लक्ष्मी है, तो अगर मुझे गणेश जी दिख रहे हैं तो आपके ईष्ट की आप पे
कृपा है पूरी तरीके से। और कभी कभी जैसे हम होता है कि हम बहुत ज़्यादा पूजा करने लग जाते हैं। मैंने कई लोगों से सुना हम बहुत पूजा करते हैं, लगे रहेंगे पूरे महीने, दूसरे महीने छोड़ देते हैं। तो आपको भगवान की 15 मिनट तो रोज पूजा करनी ही करनी है, ये तो एक नियम है। नहीं तो वो फिर भगवान आएंगे सपने में आपको बताने कि पूजा करो, पूजा करिए। और नहीं तो क्या। सांप दिखे तो अगर वो सांप ढस रहा है तो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज इंडिकेट करता है वो। अगर आपको सांप दिख रहे हैं सपने में, तो अगर आपको वैसे सांप दिख रहा है कि आपका पीछा कर रहा है तो कोई ना कोई कोर्ट केस आने वाला है। कोर्ट केस, या फिर यूं ही ऐसे ही दिखते हैं सांप, ऐसे ही दिख रहे हैं तो वो शुभ है, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं कि अगर आपके सपने से ऐसे ऐसे सांप चला गया तो एक लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। क्योंकि जब सांप अपनी स्किन छोड़ता है तो वो एक अच्छी स्किन लाता है, तो उसकी भी एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है। बट अगर आपके सांप पीछे पड़ जाए तो एक कोर्ट केस आ रहा है कहीं ना कहीं। अच्छा, आपकी अभी तक सबसे चौंकाने वाली रीडिंग कौन सी रही है? बड़ी सारी रही हैं ऐसे तो सारी चौंका देती है मुझे तो आज की डेट में। मतलब अभी तक लगा कि ये तो मैंने देखी नहीं है अभी तक। मैं एक मेरे क्लाइंट हैं, तो उन्होंने काली साधना करी थी। अब काली साधना जब आप करते हैं, मुझे इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है तो मैं इतना इन डेप्थ नहीं बताऊंगी इसके बारे में। तो ऐसा बोलते हैं कि आप बिना गुरु के नहीं कर सकते, और अगर गुरु आपसे मना कर रहे हैं कोई चीज़ और आप वो कर रहे हो तो आपके ऊपर बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। तो मेरे एक ऐसी क्लाइंट थे, वो काली साधना में चले गए। उनको तंत्र में ही जाने के लिए मैंने बोला था, क्योंकि मैंने बोला था कि है अच्छी एनर्जी, आप तंत्र में जाइए। अच्छा, वो मेरे बोलने पे चले भी गए। अब उन्होंने काली साधना चालू कर दी, गुरु ने उनके बोला कि ये चीज़ मत करना, उन्होंने वही कर दी। तो उनके पीछे एक एनर्जी पड़ गई। अब वो क्या नेगेटिव थी क्या नहीं थी, वो इतने टाइम तक उनके साथ रही, उनकी लाइफ पूरी तहस नहस हो गई, जॉब चली गई, एक्सीडेंट हो गया गाड़ी से, ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगी। क्योंकि जो ऊर्जा थी वो उनको मना करा गया था, एक्सेप्ट उन्होंने वो चीज़ कर ली, लेकिन तो वो ऊर्जा पीछे पड़ गई उनके। अच्छा। तो उनकी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स आई। तो फिर उनको बोला कि बजरंग बाण का पाठ करो। तो 21 दिन पूरे बजरंग बाण के पाठ करने से वो चीज़ें ख़त्म हुई थी। और संकल्प लिया था हनुमान जी का कि जब ये चीज़ ख़त्म होगी, जब माँ काली शांत होंगी तो भंडारा कराएंगे। तो ये चीज़ थी। तो बड़े टाइम तक बड़ा ही ऐसा केस था कि रोज़ ही टेक्स्ट कर रही हूँ मैं, पूछ रही हूँ ठीक हो, तो बड़ा ही लंबा चला था। अच्छा, क्या कभी आपने टैरो रीडिंग करके कोई ऐसा सच बताया है जिससे सामने वाला बिल्कुल हिल कर रह गया हो कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? एक थी मेरी क्लाइंट, वो कह रही थी कि मेरा ना एक अंग्रेज़ी बॉयफ्रेंड है। अब मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने उनके टैरो खोले तो मुझे ऐसा दिखा नहीं कि उनके कोई अंग्रेज़ी बॉयफ्रेंड हो सकता है, कि आपका अगर कोई दूसरे कॉन्टिनेंट से है तो वो हमारे कार्ड्स दिखते हैं। अच्छा। तो ऐसा कुछ था नहीं। तो मैंने कहा नहीं, कोई नहीं है। कहती नहीं मैम, मैं झूठ थोड़ी ना बोलूँगी, उसने मुझे फ़ोटो भेज दी। गुस्से में आ गई कि मैंने उसको मना कर दिया। मैंने कहा यार ये तो मुझे फ़ोटो फेक लग रही है। फिर मैंने कुछ कहा नहीं, मैं कहा चल कोई नहीं। फिर उसने मुझे बोला कि ना मेरा बॉयफ्रेंड ना इंडिया आ गया मैम। मैं कहा अच्छा इंडिया भी आ गया, मैं वीज़ा भी लग गया उसका? कहती हाँ 1 हफ्ते में ही। मैं कहा अच्छा। कहती लेकिन ना उसको पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया है। मैं कहा अच्छा। अब टैरो करोगी वो छूट जाएगा, क्योंकि वो मेरे से ना बोल रहा है कि मुझे फटाफट से ना 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर। मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया, मेरे सारी चीजें क्या कहते हैं जो मैंने करेंसी एक्सचेंज कराई थी वो भी उनके पास है, मैं इनको 5 लाख देके आ जाऊंगा। तो मैंने कहा और आर यू गोइंग टू ट्रांसफर 5 लाख? कहती मैं वही तो आपसे पूछने आई हूँ। मैं कहा बहन वो फेक है, वो इंडियन ही है, वो तेरा पागल बना रहा है, तूने उसकी शक्ल नहीं देखी आज तक, तूने उसके साथ वीडियो कॉल नहीं करी, तू कैसे कह सकती कि असली इंसान है? और उसने लेकिन वो कर दिए पैसे ट्रांसफर, और वो फंस गई, उसने ब्लॉक कर दिया उसके बाद। तो अच्छा। मैंने आंखें बड़ी ट्राई करी खोलने की, लेकिन अब देखो क्लाइंट है, उन्होंने नहीं खोली। मतलब आपने रोका और उसके बाद बिल्कुल। मतलब आज के युवाओं को कोई आप मैसेज देना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के एंडिंग में? मैं भी जेंजी हूँ और मेरा यही मैसेज है जेंजीज के लिए कि मतलब आपको बुरा तो नहीं लगा मैंने जेंजी को लेकर बोला? सही आ रहा, सही बोला आपने बल्कि मैं खुद अग्री करती हूँ इस चीज़ के लिए। अच्छा। मैं हूँ जेंजी लेकिन मेरे में आत्मा मिलेनियन की है। तो मैं यही आप लोगों को मैसेज देना चाहूँगी कि देखिए लाइफ बहुत छोटी सी है और इसी लाइफ में आप सब कुछ कर सकते हैं, तो जितना ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकते हो उतना ज़्यादा कीजिए, और जितना ज़्यादा अच्छी बातें आप कर सकते हैं उतना कीजिए, किसी का दिल ना दुखाए, किसी का मन ना दुखाए, और जितना ज़्यादा बेजुबानों की सेवा हो सकती है उतना ही करें। आपको कोई ऐसी रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये भी है कि कई एस्ट्रोलॉजर्स ये दावा करते हैं कि इस जन्म में जो हो रहा है
वो हमारे पिछले जन्म का ही कर्म लेकर हम आए हैं, अच्छा या फिर बुरा। बिल्कुल, ये भी होता है हमारे साथ। ये चीज़ 101% सत्य है, मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि आप सोचिए, अब बच्चा एक जन्मा है, हर बच्चा हेल्दी नहीं जन्मता, किसी को कोई दिक्कत होती है, किसी का बेचारे का आंख नहीं होती, किसी के साथ कुछ होता है, तो वो क्या है, उसने बेचारे ने क्या कर्म करा है जो उसके साथ बुरा हो। ठीक है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, माँ ने ध्यान नहीं दिया अपना, कुछ वैसी दिक्कत थी, बट बियॉन्ड साइंस भी एक जो है वो हमारे कर्म है, तो वो उसके पिछले जन्म के कर्म है जो वो भोग रहा है, और वो बचपन से ही भोग रहा है। ऐसा बोला जाता है कि जब बच्चा छोटा होता है, 1 से 8 साल का होता है, तो वो अपने माँ के कर्म भोगता है। जब वो 8 साल से 12 साल में जाता है तो वो अपने बाप के कर्म भोगता है, और 12 साल की उम्र के बाद से वो अपने खुद के कर्म बनाता है। तो वो सबके ही रिफ्लेक्शन है। तो आप जो भी आए, आप इस योनि में अगर आए हैं ना, तो आप ये समझिए कि आप कर्म भोगने भी आए और आप बनाने भी आए। इसके बाद डिसाइड होगा कि आप क्या बनते हैं। क्योंकि एक अगर कुत्ता है ना, तो वो कुत्ता कर्म नहीं करने आया, वो अपने काटने आया है कर्म। अच्छा, मतलब लेकिन क्या ये जो बुरे कर्म है ये इस जन्म के अच्छे कर्मों में भी बदले जा सकते हैं? बिल्कुल, अगर इंसान का, मैं हर पॉडकास्ट पे गला फाड़ फाड़ के यही बोलती हूँ कि अपना इंटेंशन अच्छा रखो। लोग बोलते हैं भगवान की मूर्ति गिफ्ट नहीं करनी चाहिए, मैं बोलती हूँ करो, काला कपड़े नहीं पहनने चाहिए, पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस अंदर का जो मन है ना, उसके भाव को शुद्ध रखो। जितना ज़्यादा आप जेलिसी करोगे किसी से, राहु तो खराब होगा ही होगा, आपके खुद के कर्म और खराब होंगे। ऐसा बोलते हैं ना कि किसी ने अगर बुरा करा हो ना, तो उसके बारे में शोर नहीं मचाना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी के लिए बोलते हैं यार इसके कर्म गंदे हैं, ये देख कितना बुरा इंसान है, आप बोल बोल के उसके कर्म सारे ठीक कर दोगे, अपने कर्म खराब कर लोगे, लेकिन उसको कुछ नहीं होगा। तभी बोलते हैं कि जो बुरा होता है उसके साथ बुरा क्यों नहीं होता, इसलिए बुरा नहीं होता क्योंकि उसके लिए 10 लोग बोल रहे होते हैं बुरा, तो उसके कर्म वही बैलेंस हो जाते। तो कभी भी कोई भी बुरा करे, आपके सारे जो कर्म है ना, वो एक डायरी में लिखे जा रहे हैं ऊपर, तो वो सब उसका कर्म का फल हर किसी को मिलना है। मतलब अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो उसके बारे में बुरा बोलिए ही नहीं, शांत रहिए। देखिए, वो भी आप, ये भी हो सकता है आपके साथ बुरा हो तो आपका भी ये कर्म हो, ये बोल के छोड़ देना चाहिए और भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। उसको पता है किसको कितना देना है, किसको कैसे देना है। चलिए, बहुत अच्छा लगा अदिति दुआ जी, आपने सारी बातों को बहुत अच्छे से समझाया भी, और कुछ जो बातें आपने शेयर की बहुत अच्छा लगा।